अद्वैत की बढ़ती मौजूदगी से अद्विका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। सांसें सामान्य से तेज हो चुकी थीं और कान जल उठे थे। उसका बदलता अंदाज उसकी जान पर भारी पड़ रहा था। किसी भी पल के हजारवें हिस्से में उसके करीब आ जाता था और वो बेबस सी उसकी ओर खींची चली जाती थी। उसे खबर ही नहीं चलती कि उसका बस अब खुद पर से खत्म होने लगा था। इसी बीच उसके हाथ अद्वैत के हाथ में कब उलझे उसे ये भी मालूम नहीं, पर वक्त रहते वो हवास में लौट आई थी, वरना अद्वैत पता नहीं क्या कर गुजरता। उसने उलझती सांसों को काबू में करने के लिए जल्दी से नजरें घुमाई और इस पर अद्वैत खुलकर मुस्कुराया और दिल भरे अंदाज में बोला, आई लाइक इट। ये अब क्या? उसने सुर्ख गुलाबी गालों को जुल्फों से ढका, पर जुबान लड़खड़ा रही थी। मैं क्या करता हूँ या अगले ही पल क्या कर सकता हूँ बताना मुश्किल है, पर यह जो तुम इस तरह घबराती हो मुझे पसंद है। उसने दांतों तले गुलाबी होंठ दबाकर कहा और उसे देखने लगा, जो अभी अपनी धड़कनों को संभालने में लगी थी। सर, वो शायद आगे भी कुछ कहती, पर वो बीच में ही बोला, चलो। वो उसकी बात सुनता ही कहाँ था। उसके दिल में जाने कब क्या कौन सा ख्याल करवट बदलता रहता था। वो जल्दी से बोला और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ गया और गाड़ी अपने घर की तरफ घुमा ली। अद्विका भी ना नहीं कह पाई। उसे उसका उस पर यूं हक जताना अब काफी रासजो आने लगा था। अद्वैत ने गाड़ी रोकी और उठकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो असहज हो रही थी अद्वैत की इतनी तवज्जो पाकर। वो स्कार्फ ठीक करते हुए खुद ही उठ गई और अद्वैत के पीछे चल दी। उसे याद आया, अभी कुछ ही दिन पहले वो इस जगह से उदास होकर रोते हुए जा रही थी, और आज देखो अद्वैत कैसे हक के साथ उसे अपने साथ लाया था। सच में वक्त वक्त की बात है। उसे देखकर सब हैरत में थे, क्योंकि अद्वैत के गुस्से का शिकार होने वाला शख्स यहाँ दोबारा कभी नहीं आया था। पर अद्विका सच में अलग थी, यह सबको मानना ही पड़ा, और सबने सिर झुका लिया, क्योंकि जाते वक्त यही सब फुसफुसाहट कर रहे थे। वहीं महेश काका के पास खड़ी रजनी ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन किया था। नमस्ते काका, अद्विका ने उन्हें कहा। कैसी हो बेटा? दिखाई नहीं दी, वो बोले। वो बोलने के लिए शब्द तलाश कर रही थी। अब आना जाना लगा रहेगा। अद्विका के बोलने से पहले ही अद्वैत ने उसकी तरफ से जवाब दे दिया था। क्या मतलब? इस बार अद्विका ने पूछा। मतलब कि प्रिपरेशन करनी है ना। मैंने रितेश को भी यहीं बुलाया है, वो आता होगा। तुम आओ। कहाँ? मुझे सवाल पसंद नहीं है, उसने कहा और दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सीढ़ियाँ चलते हुए बोला, काका अच्छा सा लंच तैयार कीजिए। मैं और मैडम दोनों साथ में खाएंगे। एंड टेक योर टाइम। लास्ट में वो जरा सा मुस्कुराया था। जी साहब। इतने में काका समझ गए थे कि उसे अकेला छोड़ना था, तभी वो ये कहता था। हम कहाँ जा रहे हैं? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने पूछा। मुझे जानने? अब वो बात बात पर स्माइल देता था। उसने अपने फिंगरप्रिंट से तीसरे फ्लोर का वो कमरा खोला जो हमेशा लॉक रहता था और जिसमें उस दिन वो रात को आया था। अद्विका को अचानक ही महसूस हुआ कि अद्वैत चंद पलों में उसे अपनी जिंदगी की इतनी राजदार और खास जगह कैसे दिखा सकता है। नेक होते हुए भी उसे खुद पर ही शक होने लगा और वो जल्दी से पीछे हट गई। उसने रोका। सर। हाँ बोलो। वो पलटा। आपको मुझ पर इतना यकीन कैसे? उसके सवाल पर वो ठिठक गया। मतलब आपको नहीं लगता कि आप जल्दीबाजी में या मुझ पर जरूरत से ज्यादा विश्वास? कौन हो तुम? वो करीब जाकर बोला। मैं हाँ तुम। मैं तुम्हें जान नहीं पाता। कौन हो तुम? कभी कभी तो अपनी जगह पाने के लिए मुझसे झगड़ पड़ती हो, तो कभी कभी अपने उस मुकाम को पाकर भी सवालों में रहती हो कौन तुम? और चाहती क्या हो? वो धीमे मगर हर लफ्ज पर जोर देकर बोला। मैं तो बस, जिस पर वो कुछ कह ना सकी। मेरी जिंदगी की कहानी सुनी है तो बस देखना ही तो है, और मुझे क्या करना है? मुझे तो मालूम है, बाकी अपना तुम खुद जानो। कहकर उसने हाथ पकड़ा और अंदर ले आया। अद्विका खींची चली गई। यह शख्स भी अजीब था। कई बार तो चीखने चिल्लाने पर जरा भी समझ नहीं आता, तो कभी खामोश लफ्जों में भी खुद को विस्तार से समझा जाता है। कमरा बिल्कुल साधारण कमरों की तरह था, पर जब अद्वैत ने लाइट्स ऑन की तब वो आंखें घुमाए सब देखने लगी। स्काई ब्लू कलर और कार्टून कैरेक्टर के पेंट से कमरा जगमगा रहा था। देखने से पता चल रहा था कि यह आयु का कमरा था।
तभी अद्वैत ने आगे बढ़कर एक पर्दे को किनारे किया, जहां आयु की ढेर सारी तस्वीरें दीवारों को खूबसूरत बना रही थीं। अद्वैत हाथ लगाकर उन तस्वीरों के पीछे की कहानी बता रहा था और अद्विका उसे सुन रही थी। और ये देखो, संडे को जब वो महेश काका के पीछे गार्डन चला जाता था और अपने हाथ पूरी मिट्टी से भर लिए थे, वो एक तस्वीर उसके पास लाकर बोला, जहाँ आयु मिट्टी से खेल रहा था। ऐसी और भी तस्वीरें थीं जिसमें आयु दिखाई दे रहा था। कहीं कहीं पीछे अंकल भी दिखे, जो अद्वैत के पापा ही थे। पापा, वो दोनों एक ही तस्वीर को साथ छूकर बोले, हाँ माई डैड। वो मायूस हो गया। अद्विका बात बदलती हुई उठी और बोली, आप किसी तस्वीर में नहीं दिखे? क्यों, मैं हकीकत में अच्छा नहीं लगता? जो मेरी भी तस्वीर देखनी है? उसने शरारत से पूछा। हाँ, नहीं लगते तो? वो भी साफ मुकर गई और बाकी पिक्स देखने लगी। अद्वैत को अपनी बेइज्जती अच्छी नहीं लगी। वो उसके पास गया और बोला, फिर से बोलना। क्या? कि मैं? हाँ, इतने भी नहीं हो तुम। वो उससे अपनी इस तौहीन पर उलझी पड़ता अगर वो उस कमरे से उठकर पास के कमरे में जाने के लिए नहीं पूछती। उसके बगल के कमरे में ही उसका भी पुराना कमरा था, जहाँ वो पहले रहता था। ये रूम? उसने झाँक कर उस कमरे के बारे में पूछा, जिसके पारदर्शी दरवाजे से उसकी हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी, जो तरह तरह के रंगों से रंगा और तस्वीरों से सजा था। अद्वैत की खुद की तस्वीरें, कुछ उसके पापा और आयु की। मेरा पुराना ठिकाना ये? उसने दोबारा पूछा। हाँ अद्विका, मैं शुरू से ऐसा नहीं था। मुझे रंगों से प्यार था, इंसानों से लगाव था, पर इसके आगे वो खामोश हो गया और वो समझ चुकी थी। इस बार वो पहल करती हुई बोली और अद्वैत की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तक उसे समझ आ गया कि ये दोनों कमरे ही उसकी कमजोरी बन चुके थे। अद्वैत ने उसके बड़े हाथ की तरफ हाथ बढ़ाया और उसी का सवाल दोहराया। कहाँ ले जा रही हो? यूं ही, चलना है तो हाथ थाम लीजिए, कहकर उसने हाथ बढ़ाया था, पर अद्वैत के हाथ बढ़ाने से पहले ही उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुस्कुराती हुई वहां से भाग चुकी थी। अद्वैत उसके पीछे भाग रहा था। पूरे घर में उनकी हंसी गूंज उठी थी। अद्वैत के भीतर जिंदगी बची थी, जिसे वो जीना चाहता था, महसूस करना चाहता था कि उसकी लाइफ भी नॉर्मल हो सकती थी, अगर नताशा नाम का साया इस पर ना पड़े, अगर उसके पापा और आयु उसके साथ ही रहें, अगर अद्विका नाम का यह नया सा किस्सा उसके हिस्से से पूरी तरह जुड़ जाए। पर पहले जो चीज़ें उलझी हुई थी, उनका हल निकालना जरूरी था, और अद्विका भी इसी कोशिश में लगी थी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानना जरूरी है। एक कमरे के आगे आकर वो खुद ही रुका और अंदर चला गया। अद्विका भी पीछे चल दी। ये पापा का कमरा है। तुम्हें पता है, उन्हें कभी पसंद नहीं था कि उनकी इस चेयर पर कोई बैठे। वो उनकी रॉकिंग चेयर पर हाथ फेरता हुआ बोला, पर आयु को इस पर बैठने का पूरा हक दिया था उन्होंने। या यूं कहूँ, वो अपने डैडा के साथ यहीं रहता था। डैडा? हाँ, आयु अपनी तुतलाती जुबान में दादा को डैडा ही कहता था और मुझे डैड, पर मैंने उसे खुद को पापा कहलवाना सिखाया था। आयु के बारे में वो अनगिनत बातें कर रहा था। उसका जिक्र उसमें अलग ही स्फूर्ति भर देता था और उसकी बातों में उसके पिता की छलकती कमी को साफ महसूस किया जा सकता था। अद्विका सोचते हुए बोली, एक बात बताइए, आपने कहाँ कहाँ ढूंढा अंकल को? जहाँ जहाँ मुझे यकीन था कि वो औरत ले जा सकती है, जितनी उसकी पहुँच है। तो क्यों ना तलाश फिर से शुरू की जाए? देखिए, मैं यह नहीं कह रही कि अब मैं साथ हूँ तो अंकल जल्दी मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि हो सकता है अंकल आपके बहुत ही करीब हों और आपने गौर नहीं किया हो। कैसे? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम वो ज़रूरी चीज़ें छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि नहीं, यहाँ नहीं हो सकते। वो सोचने लगा और बोला, 1 महीना? अद्विका, पूरा 1 महीना मैंने खुद पापा को तलाशा है। पर अरे, आप उम्मीद मत छोड़िए, अब हम हैं ना। वो अपनी ही लय में कहती गई, फिर से कहो। वो फिर से सुनना चाहता था। क्या? जो अभी कहा। आप उम्मीद मत छोड़िए। नहीं, इससे पहले। अरे आप। नहीं, इसके बाद। मुझे नहीं मालूम, वो झुंझला उठी। या बच रही थी कि उसने खुद को उसे अपने साथ में कहा था और वो यही दोहराना सुनना चाहता था, पर वो कहना नहीं चाहती थी।
तभी तो नज़रअंदाज करती हुई उठ गई। बाय द वे, नाइस कलर। वो उठकर खड़ी हुई और वॉल पेंटिंग के मध्यम रंगों पर हाथ फेरते हुए बोली, एक बात कहनी पड़ेगी, आपके घर में सारे रूम्स में कलर बहुत प्यारे हैं मिस्टर अस्थाना। या थैंक्स, इट्स माई चॉइस, वो इतराकर बोला, क्योंकि उसे मालूम था उसकी पसंद लाजवाब थी और वो यह सोचते हुए ही अद्विका को देख रहा था। उसे खबर थी कि वो भी उसकी पसंद का हिस्सा बनती जा रही थी। तभी रंग का जिक्र छिड़ा और अद्विका ने अद्वैत का पसंदीदा रंग पूछा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे मुझे ब्लैक कलर पसंद है, वो सामने देखता हुआ बोला। कौन सा ब्लैक? वो भी उसके बराबर बैठती हुई बोली और रंगों की ऐसी फहरिस्त उसके सामने खोली जैसे जाने काले रंग के कितने ही सेट्स को देखे हुए थी। वो कहती गई, अंधेरे वाला काला रंग, कोयले वाला काला रंग, साय वाला, छाया वाला, गहराई वाला या दुख वाला काला रंग, धोखे वाला। वो उसके विकल्पों से हटकर बोला, धोखे का कोई रंग नहीं होता। मेरी नज़र में है, उसका मुझे दिया हुआ धोखा काले रंग का है, गहरे रंग का है। उसकी बेवफाई का, उसके बाद की तन्हाई का, उसके दिए गए दुखों का, इन सब का मेरी नज़रों में एक ही रंग है और वो है काला। वो लंबी सांस लेकर बोला, मैंने अपने इर्द गिर्द इतना काला रंग देखा है, महसूस किया है, जिया है कि अब मुझे हर शख्स का रिश्ता काला ही नज़र आता है। इतना कि अब धीरे धीरे वो मेरा पसंदीदा बन चुका था। तो दैट्स वाई आई लव ब्लैक कलर, ओनली ब्लैक। वो उसके जवाब के सामने खामोश थी। उसने गौर किया, उसके कमरे की दीवारें, उसके ज़्यादातर कपड़े, उसकी गाड़ियाँ, यहाँ तक कि उसके ऑफिस में उसके केबिन पर भी ब्लैक कलर की ही वॉल पेंटिंग है। इस सभी का रंग ब्लैक ही था। वाकई वो स्याह रंग के पहलू में इस तरह डूबा था कि वो भूल गया था कि दुनिया में और भी कई तरह के रंग हैं जिनसे ये दुनिया रंगीन है। खैर, मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? मेरा? अच्छा रुको, लेट मी थिंक। मे बी पिंक। अच्छा, कैसे पता चला? ओबियस है, लड़कियों को लगभग और ज़्यादातर पिंक कलर ही पसंद होता है। हाँ, मुझे गुलाबी रंग पसंद है, पर मेरे अंदाज में। अच्छा, वो कैसे? आसमान में फैला शाम का गुलाबी रंग, किसी को देखकर चेहरे पर आ जाने वाली गुलाबी रंगत, बाला गुलाबी रंग, किसी के साथ बिताई जाने वाली शाम का गुलाबी रंग, हाथ पकड़ने पर हाथों पर रह जाने वाली गुलाबी रंगत, आपको देखकर चेहरे पर आने वाली गुलाबी मुस्कुराहट। आखिरी लाइन उसने अपने दिल ही दिल में कही थी कि हकीकत में बोलने की हिम्मत कहाँ थी। ओह, आर यू पोइट? वो सर्द आवाज में बोला कि उसका अंदाजा उसे भा गया था। नो, झूठ। आई एम श्योर तुम कुछ ना कुछ तो लिखती हो, वरना अपने फेवरेट कलर को बताने का अंदाज इतना शायराना ना होता कि। वो कहते हुए रुका कि उसने जानना चाहा कि सुनने वाले को भी गुलाबी रंग से प्यार हो जाए। अच्छा, आपको हो गया प्यार मेरे गुलाबी रंग से? उसने सीधा सवाल किया। नहीं, प्यार व्यार अब मेरे आसपास ही नहीं फटकते, वो रूखेपन से बोला। तो अदका ने मायूसी से सिर झुका लिया और अपने दिल में वो और भी बहुत कुछ महसूस कर रहा था जिसकी भनक उसे भी थी, पर फिलहाल वो उन्हें कोई लफ्ज नहीं देना चाहता था। तभी अद्विका के फोन पर किसी सोहम नाम से आते कॉल पर अद्वैत के चेहरे के भाव पल भर में बदल चुके थे। वो उठा और उसका बजता फोन साइलेंट करता हुआ सीधे कमरे में बाहर निकल गया। पीछे अद्विका कभी उसे देखती तो कभी अपने फोन को, जो अब बंद हो चुका था। तुमने बताया नहीं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में? काफी देर बाद खाने की टेबल पर जब वो आई तब अद्वैत ने बड़े ही अजीब लहजे में पूछा, बॉयफ्रेंड? वो उसके सवाल पर हैरान थी। डोंट एक्ट लाइक दिस, वो उसकी आंखों में झांक कर बोला। क्या हुआ है? वो सच में अनजान थी। सोहन, वो हवा में उड़ते लहजे में बोला। इट्स सोहम सर। अब उसे समझ आया तो उसने उसे ठीक किया। ओह, नाम गलत लेने से बुरा फील हुआ? अद्वैत चिढ़कर रह गया। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? वो झुंझला उठी थी उसकी बेवजह की चिढ़ से। कुछ नहीं, अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी, जरूरी गैर जरूरी बात तुम्हें बताई मैंने। और तुम? मैं क्या? मेरे बारे में आपने कभी कुछ जानना चाहा? अब की बार उसने पूछा। तो खुद तुमने भी तो नहीं बताया। आपने पूछा? अब वो खामोश था। खैर, जिसके लिए आप मुझसे बेमतलब ही झगड़ रहे हो, आपको बता दूं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है।
तो कौन है? सिर्फ दोस्त, या यूं कहो बहुत अच्छा दोस्त। हर मुश्किल में उसने मेरा साथ दिया है। ओह, अब तक कहाँ था आपका ये अच्छा दोस्त? उसके लहजे में तल्खी आ चुकी थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो उससे जेलस था। सर प्लीज डोंट टॉक टू मी लाइक दिस। वो उठने लगी। खाने की प्लेट से यूं नहीं उठते। उसने हाथ पकड़कर वापस बैठाना चाहा। तब तक रितेश आ चुका था और उन्हें देख चुका था। वो देख तो बहुत पहले से रहा था, पर समझ अब आने लगा था वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। गला साफ करता हुआ आया और उनके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। किसने बोला? मैं। खाना खाकर आते तो सही टाइम पे आते ना। अरे सर प्लीज ज्वाइन अस। ये तो यूं ही अद्विका अद्वैत को साफ नकार कर उससे बात करने लगी, पर वो अभी सोहम नाम की पहेली में खोया था, जिसे उसने बाद में सुलझाने के लिए टाल दिया और बाकी बात करने लगा। सर, सब सेट हो चुका है। बहुत ही शानदार होगी ये पार्टी, जिनमें सब इनवाइटेड होंगे। रितेश बैठते हुए बोला। हाँ, मुझे ऐसी ग्रैंड पार्टी चाहिए जो भले ही एक शाम की ही हो, पर लोगों के लिए चर्चा का विषय सालों तक रहे। जी सर। अद्विका खामोश थी। उसे अद्वैत का रूखा बर्ताव रास नहीं आया था। अद्विका, तुम भी कुछ सजेस्ट करो। ऐसे चुप चुप क्यों हो? रितेश ने चुटकी ली। नहीं, एक्चुअली मुझे घर जाना है। सुहाना वेट कर रही होगी। सुहाना का नाम सुनकर रितेश के चेहरे पर चमक लौट आई थी और वो फौरन बोला। ओह, कब आई वो? बस परसों ही। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं हॉस्टल ड्रॉप कर दूँ तुम्हें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक्स फॉर आस्किंग सर। वो जबरन मुस्काई। वेट, मैं छोड़ आता हूँ। अद्वैत चाबी उठाता हुआ बोला और खड़ा हो गया। नो थैंक्स सर, आई विल मैनेज। वो उठते हुए सटीक लहजे में बोली। वो जितने उससे आगे थी, अद्वैत पीछे मन महसूस कर रह गया और वो उठकर चल दी। पता नहीं वो ज़्यादा देर तक उसके साथ नॉर्मल क्यों नहीं रह सकता था। अचानक क्या ज़रूरत थी इतना ओवर रिएक्ट करने की कि दिल ने दिमाग को लताड़ा। अद्वैत बिना खाए ही उठ गया। महेश काका समझ ही नहीं पाते कि ये दोनों हैं क्या। दोनों के बीच जो है वो क्या है। अभी कुछ ही देर पहले तो दोनों कितने खुश थे एक दूसरे के साथ से। अद्वैत ने तो फरमाए से लंच बनवाया था और अब अचानक ही शायद दोनों को अपनी ही नज़र लग गई। रितेश, लंच करके जाना? वो जाते हुए बोला। नहीं सर, मैं खाना खाकर आया हूँ। आपको क्या हुआ? और अद्विका भी ऐसे? क्या मैं सच में गलत वक्त पर आ गया? वो अब शर्मिंदा था। नहीं, तुम नहीं। वो गलत वक्त पर आया था। अद्वैत खोया हुआ बोला। कौन सर? उसने पूछा। फोन। वो कुछ कहता इससे पहले अद्वैत का फोन बज उठा था, जिसे रिसीव करते हुए वो बाहर निकल गया और रितेश महेश काका से पूछने लगे। उधर अद्विका ऑटो में बैठी इसी सोच में थी। उनकी प्रॉब्लम क्या है? समझते नहीं वो कुछ भी। उनकी पर्सनल लाइफ उनकी अपनी, जब चाहें तब बताएं, जितना चाहें छिपाएं, और मैं, मेरा क्या? एक फ़ोन कॉल पर इतना रिएक्ट करने लगे। हूँ, है तो अद्वैत अस्थाना ही। मिजाज नहीं बदल सकता। मैं उनसे बात नहीं करूँगी। तब तक हॉस्टल आ चुका था। उधर घर पहुँचने पर अद्वैत जब कमरे में लौटा तब एहसास हुआ कि उसे अद्विका की कमी का एहसास था। उसे लगा जैसे कोई तो हो, बस हो, और आपको देरी की वजह पूछे। और शायद अद्विका दिन भर से उसके साथ थी, तब उसे उसकी कमी ज़्यादा खल रही थी। वो फ्रेश होने चला गया, फिर लौटकर अपना फ़ोन देखने लगा। कुछ सोचकर अपनी ईगो को किनारे कर उसने फ़ोन मिला ही दिया, और जब पहली रिंग पर फ़ोन नहीं उठा तो वो गुस्सा हुआ, क्योंकि अद्विका पहली बार में ही उसका फ़ोन पिक कर लिया करती थी। पर फिर सब्र किया। इस बार उसने फ़ोन रिसीव किया और कुछ नहीं बोली। हेलो। हाँ, कैसी हो? जैसी सुबह थी। आपकी तरह हर सेकंड में नहीं बदलती मैं। उसने तंज कसा। उसके उल्टे जवाब उसे और गुस्सा दिला रहे थे, पर फिर भी चुप रहा, क्योंकि आज वो गलत था। खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है। सुहाना कहाँ है? उसने कुछ कहा? वो तमाम फिजूल बातें करके उसका पारा चढ़ा रहा था। लास्ट में अद्विका ने झुंझलाकर कहा, मुझे नींद आ रही है। जो बोलना है जल्दी बोलिए। आई एम सॉरी। प्लीज यह न कहें। इससे अच्छे तो पहले थे, जब इस शब्द से ही आपका कोई वास्ता नहीं था, और अब जब हो गया है तो दाल चावल की तरह रोज इस्तेमाल करने लगे हो। वो शिकायती लहजे में बोली। अद्विका, वो जरा तेज आवाज में बोला। हाँ बोलिए। पर वो भी चुप रहने वालों में से कहाँ थी। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, उसने इल्तिजा की। इसकी ज़रूरत नहीं है।
आप कल दोबारा गलती करेंगे और फिर सॉरी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम जो मैं ओके, तो पहले आप पता करें कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद बात करेंगे। गुड नाइट। दूसरी तरफ से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका था। तुझे बता देना चाहिए था कि सोहम तुम्हें किस लिए फ़ोन कर रहा था। दूसरी तरफ लेटी सुहाना ने कहा, नहीं यार, वो इतना रिएक्ट कर जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला क्या सोचेगा। इसी तरह जवाब देना चाहिए उनको। तुझे पता है कितना अच्छा दिन था आज। अचानक उसे अद्वैत का किस करना याद आया। वाकई कितना खूबसूरत एहसास था वो। उसे वो खुलकर महसूस ही नहीं कर पाई क्योंकि अद्वैत पल भर में बदल जाता था। क्या हुआ आज? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तू संजना को भी बुला ले यार, मन ही नहीं लगता। और फिर नेक्स्ट वीक पार्टी भी तो है। इतना कहकर वो उसे पार्टी के बारे में बताने लगी। वो खुद इवेंट मैनेजर थी। शायद इस पार्टी में उसे भी शामिल कर लिया जाए। अतिका को अचानक ही ख्याल आया और साथ ही रितेश का भी। बेचारा सुहाना से मिलना चाहता था पर वो अकड़ू है ना। खैर, कल ऑफिस में बात करती हूँ सुहाना के लिए। वो सो गई पर साथ ही दिमाग में अद्वैत की बात भी चल रही थी। उसे उसकी फिक्र थी, उसके बर्ताव अपनी तरफ और उसकी फिक्र अपनी तरफ। तभी तो सोहम से कांटेक्ट किया था ताकि वो उनके कुछ काम आ सके। पर ये अद्वैत को कौन समझाए। इसी उधेड़ बुन में उसकी आंख लग गई थी। अगली सुबह आज का दिन भाग दौड़ में ही बीतना था। अद्वैत को सारे अरेंजमेंट्स देखने के लिए जाना था और इन सबसे मुश्किल काम अद्विका को मनाना था जो कल से उससे रूठी हुई थी। रितेश, गाड़ी हॉस्टल ले लो। वो फ़ोन में देखता हुआ ही बोला। सर, अद्विका ऑफिस जा चुकी है, उसने मैसेज डाला था। रितेश ने ड्राइव करते हुए कहा। तुम कुछ ज़्यादा ही टच में नहीं उसके? वो भौंवे चढ़ाकर बोला। सॉरी सर, पर आप कहना क्या चाहते हैं? उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर ली थी। यही कि मुझे उससे बात करनी है और वो किसी भी तरह मान जाए, ये बताओ। हुआ क्या, यह भी बताइए, तब बताऊंगा। तुम उसके टच में हो तो ये भी जानते होगे कि उसका बॉयफ्रेंड है। सर, वाट एवर। वो उसके नाम को याद करते ही मुंह बिचकाकर बोला। नहीं सर, मुझे नहीं पता। और आपको कैसे पता चला? कल उसके फ़ोन पर कॉल आ रही थी उसकी। अच्छा, और आपने डिसाइड कर लिया कि वो। ओह कम ऑन रितेश। सर, मेरे ख्याल से आपको ओवर रिएक्ट की बजाय अद्विका से अच्छे से बात करके पूछना था। शायद वो सब बताती। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ और मैं। सर, आप कब तक इनकार करेंगे? उसने ब्रेक लगाते हुए कहा। किस बात से? वो हैरत से उसे देखने लगा। यही कि यू आर फॉलिंग इन लव। वो बोला और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगा। उनका ऑफिस आ चुका था। अद्वैत मुंह फाड़े उसे देखता रह गया। कितनी सटीकता से, कितनी संजीदा बात कह गया था वो। अद्वैत इस बात पर मोहर लगाने को जैसे अब तैयार हो चुका था कि वो चाहे कितना भी भागे इस एहसास से, इस बात से कि अद्विका उसके लिए अब मायने रखती है। बस उसे लफ्ज देना बाकी था। वो मुस्कुराया और उठकर चल दिया। अंदर जाकर उसकी नज़र अद्विका को ही खोज रही थी। उसके केबिन में रोहन उसके पास कुछ सिग्नेचर लेने आया तो उसने चुटकी लेते हुए कह ही दिया, सर, अद्विका बाहर अपनी डेस्क पर ही है। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। वो झट से बोला तो रोहन सॉरी कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पर अद्वैत तुरंत ही अफसोस भी कर गया। हे, आई एम सॉरी। इट्स ओके सर। बाहर जाते हुए उसे अंदर आने को कहना। श्योर सर, वो मुस्कुराकर बोला और चला गया। अद्विका नहीं आई थी। अद्वैत वेट कर रहा था पर फिर इमरजेंसी में उसे जल्दी ही निकलना पड़ा। वो ठीक उसके डेस्क के आगे से ही निकला था। खुले बालों को समेट कर बैठी हुई वो अपना पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाई थी। सोच में खोई हुई, हाथ में लिए पेन को कभी होंठों में दबाती तो कभी यूं ही घुमाती। उसकी हरकतों से अद्वैत को उसके पास जाने की तलब सी लग रही थी। पर वो प्रोफेशनल रहना जानता था तो अपने जज्बातों को काबू में कर टाई की नॉट टाइट करता हुआ बिना उसे कुछ कहे ही निकल गया। उसके निकलने के तुरंत बाद अद्विका ने नज़र उठा ली। उसे मालूम था कि वो उसे ही देख रहा था। उसकी नज़रों की तपिश का अंदाजा आजकल उसे दूर से ही हो जाया करता था। वो कुछ सोचती हुई मुस्कुराई, फिर अपने काम में लग गई। शाम को बाहर से लौटते हुए उसे बहुत देर हो गई थी। वो बेमन से ऑफिस में दोबारा लौटा कि उसका लैपटॉप यहीं रह गया था। उम्मीद के विपरीत
अद्विका रोहन और रितेश के साथ ही बैठी दिखी। एक सुकून सा उतरा था उसके दिल में, वरना उसने हॉस्टल जाकर मिलना तो तय किया ही था। अरे सर, आप? उसे आता देखा रोहन खड़ा हो गया। हाँ, डिस्टर्ब कर दिया? नॉट एट ऑल सर, प्लीज ज्वाइन अस, उसने काफी कमक सामने करते हुए पूछा। नो थैंक्स, यू एंजॉय। अब तक अद्विका ने एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। अद्वैत उसे देखते हुए ही बोला, कौन तुम्हें रितेश ड्रॉप कर देगा? मुझे अद्विका से कुछ डिस्कस करना है। इसका इशारा साफ था कि उन्हें अब उठकर जाना है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बिना कॉफी पिए ही निकल पड़े। अब वो दोनों अकेले थे। अद्विका कुछ कहती उससे पहले अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ा और बाहर चल दिया। काफी देर ड्राइव करने के बाद अद्वैत उसे किसी रिसोर्ट में ले जाने को कहने लगा, पर वो मना करने लगी। अब तक नाराज हो? सोहम को इतनी इम्पोर्टेंस कि मैं नज़रअंदाज हो रहा हूँ? सर प्लीज़, मेरा मन नहीं है, मैंने लंच भी नहीं किया, प्लीज़ मेरे लिए, वो मासूमियत से बोला। तो वो बेमन से उठी और जाने लगी। तभी अद्वैत बोला, आई एम जनरली सॉरी अदिका। वो गहराई से बोला, इट्स ओके सर, प्लीज डोंट बी फॉर्मल। इस पर वो आंखों से पूछने लगी कि तो क्या कहूँ? मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कोई आपका हर दिल अजीज हो, सबसे ज़्यादा खास हो, उसके जुबान से अपना नाम सुनना अलग ही सुकून देता है। तो तुम प्लीज़ मुझे मेरे नाम से बुलाओ। उसने अपनी ख्वाहिश उसके सामने रख दी और उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। अद्वैत सर, नो, ओनली माई नेम। वो चाह कर भी नहीं बोल पा रही थी। या ट्राई इट, इतना डिफ़िकल्ट नेम भी नहीं है मेरा। वो हल्के से मुस्कुराया। अद्वैत, अद्विका ने झुकी आंखों से ही कहा, और अद्वैत का दिल झूम उठा था। सच ही कहा है, कई बार प्यार करने वालों के लिए सुकून के रास्ते कितने आसान होते हैं, जो छोटी छोटी राहों को पार करके ही मिल जाते हैं। जैसे उसे देर तलक निहारना, जैसे उसे जी भरकर महसूस करना, जैसे उसका एक मैसेज आ जाना, जैसे उसके साथ खामोशी से बैठे रहना, और आखिर में जैसे अपना नाम उसकी जुबान से सुनना। अद्वैत ने झुककर उसके हाथों को अपने सिर से लगा लिया और बंद आंखों से ही बोला, मेरी गलतियों को आसानी से माफ़ करने के लिए थैंक यू यार, और मेरी अभी और आगे होने वाली गलतियों के लिए सॉरी अद्विका। अद्विका सोच में गुम थी कि वो उसकी पहली भरी बातों को समझने की कोशिश करे या धड़कते दिल को संभालने की, जो अभी अद्वैत के हाथों में था। आगे की गलतियां क्या मतलब? वो उसकी आंखों में झांकने लगी। अब तो बताओ, कौन है यह सोहन? अद्वैत दांत दिखाते हुए बोला। वो अब शरारतें भी सीख गया था। अब अद्विका को समझ आया कि उसने अपनी अगली गलती के लिए पहले ही माफ़ी मांग ली थी। क्या अजीब इंसान था यह। पर इस पर गुस्सा करे या प्यार जताएं, कभी कभी तो यह तय कर पाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाया करता था। फिलहाल अद्वैत का नया शरारती अंदाज उसे काफ़ी लुभा रहा था, जिसे वो यूं ही रखना चाहती थी। इसलिए अपना हाथ पीछे खींचती हुई बोली, है कोई खास? व्हाट डू यू मीन, कोई खास? कौन? कल तक तो उसे सिर्फ अपना दोस्त बता रही थी, और आज वो खास? अद्वैत जज्बाती हो गया था। हाँ, पर आप कल माने ही नहीं तो? अब अद्वैत को समझ आया कि वो उसकी टांग खींच रही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, उस कोई को कहो कि वो कोई कोई ही रहे। अगर इससे ज्यादा बना ना तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कोई कौन? वो उसकी आंखों में झांक कर बोली। अद्विका, डोंट टेस्ट माई पेशेंस। मतलब? वो अनजान बनकर बोली। मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। ओ प्लीज, मुझे इंग्लिश आती है, वो मुंह बनाकर बोली। गुड, वरना समझाने के लिए मुझे और भी लैंग्वेज आती है। कहते हुए उसकी नज़र अचानक ही उसके होठों पर चली गई। उसे महसूस हुआ उसका गला सूख रहा था। अद्विका की बड़ी बड़ी आंखें उसे कुछ और सोचने की मोहलत ही कहाँ देती थीं। आजकल उसे कभी भी उस पर प्यार आ जाता था। वो उस पर झुकता उससे पहले ही अद्विका का फ़ोन बज उठा। वो अचानक हरकत पर आई और हाथ के इशारे से अद्वैत को धकेला। अद्वैत अपनी सीट पर धंस गया। पीछे से टिकाए अफसोस कर रहा था, ये क्या हो रहा है उसे। वहीं अद्विका बेकाबू सांसों को लय में लाती हुई हाँ हूँ कहकर फ़ोन रखने लगी। किसका था? है? फ़ोन? किसका फ़ोन था? वो वापस अपनी फॉर्म में आ चुका था। सोहम, अद्विका भी उसी लहजे में बोली, तो दोनों एक साथ खुलकर मुस्कुरा दिए। यूं ही दोनों घर लौट गए थे। अपने जन्मदिन की शाम उसने अपने साथ डिनर पर चलने का मैसेज
उसी वक्त डाल दिया जब वो अभी उसके साथ चलने से मना करने लगी थी। तुम्हारी शाम मेरे जन्मदिन पर मेरे नाम कहकर उसने उसे ड्रॉप किया था। अद्विका ने खामोशी में ही हाँ भरी थी। कब आता है आपका बर्थडे? उतरते हुए उसने पूछा। उन्हें काफ़ी वक्त हो गया था साथ में, मगर फिर भी वो एक दूसरे की छोटी बड़ी बातों से वाकिफ नहीं हो पाए थे। अजीब रिश्ता था दोनों के बीच। अद्वैत को भी ये बात जमी नहीं। गूगल कर लेना कहकर उसने तेजी से गाड़ी बढ़ा ली और इसी अद्विका को अपने जहन में रखता हुआ घर चल दिया। अद्विका भी उसी वक्त गूगल पर अद्वैत अस्थाना लिखकर सर्च करने लगी। ये क्या, इसी संडे उसका बर्थडे था? यानी बहुत कम दिन बचे थे उसके पास। वो कुछ सोचती हुई हॉस्टल में दाखिल हो रही थी कि उसे सामने की कैब में संजना आती दिखी। वो वहीं रुक गई। गाड़ी से सामान उतारने के बाद एक लड़का उसके साथ ही उतरा। अरे ये तो वही है, अद्विका ने मन में सोचा। संजना अद्विका और सुहाना के बुलाने पर ही आई थी। वो इवेंट मैनेजर से जुड़ी थी, जिस वजह से अद्वैत के ऑफिस की पार्टी के लिए अद्विका ने उन दोनों को आने के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट की थी। दूसरी वजह यह भी थी कि अद्विका उसे बहुत मिस करती थी। संजना का साथ उसे किसी बड़ी बहन की तरह लगता था। हालांकि वो सुहाना के ज़्यादा करीब थी, पर फिर भी संजना की कमी तो वही पूरी कर सकती थी। इसलिए पिछले 2-3 दिनों से उसे अपने पास आने को कह रही थी और आज वो उसके सामने थी। उसके चेहरे पर ठहरा सुकून देखकर अद्विका को राहत मिली। वो अपने मंगेतर के साथ ही आई थी। कितना सही फैसला था उसका, जो उसने अपने पापा के बताए लड़के से एंगेजमेंट कर लिया था। तब तक उन दोनों ने ही उसे वहां खड़े देख लिया था। वो वहीं से मुस्कुराकर अभिवादन करता हुआ चला गया और संजना उसके पास आ गई। कितना मिस किया मैंने आपको, वो उसे कस के गले लगाकर बोली। आपको? बड़ी इज्जत और प्यार, संजना गले लगे ही बोली। मैं बहुत खुश हूँ आपको खुश देखकर। हाँ वो लड़का अच्छा है, संजना ने पलकें झुकाकर कहा। मैंने कहा था ना। अद्विका यूं बातें करती हुई उसे कमरे तक लेकर चली गई। वहीं दूसरी तरफ अद्वैत घर लौटा तो एक नई चीज़ उसका इंतजार कर रही थी। रितेश आया हुआ था। सर आपका फ़ोन, उसने दरवाजे पर ही पूछा। है? हाँ मतलब मेरे पास ही है। क्यों? बंद है शायद, वो जेब टटोलते हुए बोला। नताशा का कॉल आया था मेरे पास, उसने सधी हुई आवाज़ में कहा। क्या चाहिए अब उसे? वो पलटते हुए बोला। आपसे मिलना चाहती है। क्यों? शायद आपकी और अद्विका की बढ़ती नज़दीकियों की खबर हो गई है। रितेश, उसी के अल्फाज दोहराए हैं सर। रितेश, उस औरत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसने मेरे साथ साथ अद्विका को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब एक काम करो, उसे कहो मिलते हैं। अगले ही पल उसने कुछ तय करते हुए कहा। सर, रितेश हैरान था। मैं मिलूंगा उससे। इनफैक्ट एक काम करो, उसे इस पार्टी में बुलाना मत भूलना। अद्वैत कहकर ऊपर चला जाता है। अब क्या नई खुराफात चल रही है इनके दिमाग में। रितेश के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। अगली रोज पार्टी की प्रिपरेशन के दौरान अद्विका रितेश से नताशा से जुड़ी बात जानने की कोशिश करती है। तुम? उसे खासी हैरानी हुई थी। हाँ सर ने बताया, वो संजीदगी से बोली। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। वो अभी यकीन नहीं कर पा रहा था। रितेश सर, मैं सच में सर के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसने सीरियस होकर कहा। अच्छा, तो एक अच्छा सा लॉयर ढूंढ लाओ। वो क्यों? जो उनकी मदद कर सके। ये मत सोचना कि सर को कमी है लॉयर्स की। नहीं, अलबत्ता कई शहर के बेहतरीन लॉयर्स मैंने सजेस्ट किए हैं और मिस्टर अग्रवाल तो इससे कुछ जुड़े हुए भी हैं। बस उन्हें ट्रस्ट इश्यू है। मतलब ये तो तुम जान ही गई हो कि अद्वैत सर किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करते हैं ना। इसका डेमो क्या, पूरी फिल्म तुमने देखी ही है। देखी क्या, इनफैक्ट तुम्ही पर फिल्माई गई है। रितेश मजाक में सच ही कह रहा था। सर, ओके, जस्ट किडिंग। बस मुद्दे की बात यही है कि सर को चाहिए जिस पर वो तुम्हारी तरह भरोसा कर लें। तुम लायर क्यों नहीं हो, कहकर वो फिर हंसने लगा। अद्विका ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए थे और समझ गई थी कि उसे अब क्या करना है। वो लॉयर नहीं थी, मगर कोई ऐसा तो अद्वैत के लिए ला ही सकती थी जिस पर वो भरोसा कर सकती थी, और उसके भरोसे पर अद्वैत भरोसा करने ही लगा था। अब सब आसान लग रहा था। यही सोचकर उसने सोहम को मैसेज डाल दिया था। वो इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी कुछ ही देर में सुहाना आ चुकी थी।
जिसे देखकर रितेश अचकचा गया। हद है, यह गार्ड मुझे आने ही नहीं दे रहा था, वो आते हुए बेपरवाही से बोली। फिर ध्यान गया कि रितेश भी सामने ही बैठा था। ओह, तो आपका प्लान था ये, वो हाथ बांधकर बोली। सुहाना प्लीज, अद्विका ने कहा। इट्स ओके अद्विका। इसके बाद रितेश खुद उठकर उसके सामने चला गया और उसकी मर्जी के बगैर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया और लॉन में पड़ी कुर्सी पर अपने सामने बैठा दिया। तुम, वो उसे कुछ सुनाने को मुंह खोलने ही वाली थी कि रितेश की शराफत देखकर रुक गई। सुहाना, तुमने मुझे कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, ना मैंने तुम्हें। मुझे जरूरत भी नहीं, वो उठने की कोशिश में बोली। पर मुझे है। रितेश की पकड़ मजबूत थी। साधारण सा लड़का हूँ मैं, जो अद्वैत अस्थाना जैसे असाधारण इंसान के लिए काम करता आया हूँ। मगर वो गलत नहीं है, ना ही आज तक कोई गलत काम मुझसे करवाए। उनकी जिंदगी उलझी हुई है, बस उसी को सुलझाने के लिए अद्विका की जरूरत थी। हर इंसान को जरूरत पर ही याद करते हैं आप, उसने तंज कसा। नो, तुम अपने बारे में यह नहीं कह सकती, क्योंकि तुम मेरी चाहत हो, जरूरत नहीं। उसकी बेबाकी पर वो पलके झुकाने पर मजबूर हो गई। सुहाना, मेरी जिंदगी में मेरी माँ और अदर सर के अलावा किसी की जगह नहीं बनी अब तक। अपने घर से दूर भी सिर्फ नौकरी ही करता हूँ, कभी रिश्ते नहीं कमा पाया। हाँ, अदुका जैसी दोस्त मिली, पर पर मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। आखिरी बात उसने कुर्सी से उतरकर उसके घुटनों के पास बैठते हुए कही थी। उसने सोचा ही नहीं था कि वो उसके लिए सच में कुछ फील करता था। उसे तो बस यही लगता था कि अद्विका सिर्फ उसे छेड़ने के लिए उसका नाम लेती है, पर शायद वो उसे सच में पसंद करता था, तभी कितनी सादगी और सच्चाई से इतनी बड़ी बात कह दी थी। वो लाजवाब थी। उसने यह सब कभी सोचा ही नहीं था कि कोई यूं ही उसे अपनी जिंदगी में आने का आमंत्रण दे जाएगा। वो तो अद्विका और संजना की जिंदगी की उलझनों में ही उलझी थी। उसे मालूम नहीं था, ना ही उसने रितेश पर कभी गौर किया था। पर आज हिम्मत जुटाकर जब उसे देखा तो पाया, वाकई कोई कमी नजर नहीं आई उसमें। अच्छी खासी शकल सूरत का बंदा था। बिखरे बाल और सादा सा चेहरा लिए वो आईने की तरह साफ जज्बात उतारे हुए हर पहली उसके सामने ही तो था। उसने ही कभी ध्यान नहीं दिया, जबकि रितेश तो पहली नज़र में ही उस पर फिदा था। जब उसकी मुलाकात हॉस्पिटल में हुई थी, शायद अद्वैत की इमेज और उसकी चमचागिरी के चलते उसने उसे उसी तराजू में तोल दिया था। क्या उसे एक मौका देना चाहिए? उसके दिल में सहसा ही ख्याली सवाल आया। छोटी छोटी आंखों से वो उसे ही देख रहा था, जैसे उसके जवाब के इंतजार में हो। वो मुस्कुरा रहा था। कोई जवाब न मिलने पर वो उठा और बोला, कोई जल्दीबाजी नहीं है, और मुझे यकीन है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। हो, इतना ओवर कॉन्फिडेंस! अब वो अपने फॉर्म में आ गई थी। हाँ, ये भी सामने वाले के बदौलत ही आता है मिस। यह कहकर उसने शरारत से उसकी नाक पर उंगली रख दी और उसे पता ही न चला। वो सच में अनोखा ही था। ऐसे बंदे से कोई कैसे मुंह मोड़े। वो मुस्कुराती हुई वहां से चल दी थी। पीछे वो अपने बालों में उंगलियां फेरकर बोला, लड़की राजी है मतलब? अद्विका जो इसी तरफ आ रही थी, उसने सब देख सुन लिया था। वो सुहाना के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि रितेश वाकई अच्छा इंसान था। उसी शाम सोहन का गुड इवनिंग से रिप्लाई आ चुका था। सोहम लायर था। कॉलेज के टाइम से ही अद्विका उसका क्रश थी, पर अद्विका ने अपने निजी मामलों और जिंदगी की उलझनों के चलते उसे अपनी जिंदगी में आने का मौका नहीं दिया। हाँ, नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह उससे बातचीत कर लेती, मगर दोस्त से ज्यादा भाव उसने कभी किसी को दिया ही नहीं। समीर भी तो उसका दोस्त ही था, अच्छा दोस्त। कैसे उसकी दोस्ती को शर्मिंदा करके गया वो उसकी जिंदगी से, ये वो भूल नहीं सकती थी। अब हर शख्स को दो नज़रों से देखने की आदत पड़ चुकी थी उसे। अद्वैत की परेशानियां और रितेश से सॉल्यूशन सुने, तब उसे महसूस हुआ कि वो अद्वैत के लिए कुछ कर सकती है। फिर सोहम का ख्याल आया। उसकी लॉ की स्टडी कंप्लीट हो चुकी थी। फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए उसे मालूम पड़ा कि वो यूके से लौट आया है। उसका दिल कह रहा था कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगा। क्यों, यह पता नहीं। बस तभी उसने मैसेज डाल दिया था, और मज़े की बात यह थी कि उसका रिप्लाई भी आ चुका था। उसने उसे यहाँ आने को कह दिया। उसके बाद उसके कॉल्स का सिलसिला चल पड़ा। हालांकि उसने अद्वैत के बारे में उसने कुछ खास नहीं बताया था। बस उसने यह कहा था
कि उसकी मदद की ज़रूरत है। जहाँ अद्विका अद्वैत की समस्याओं के समाधान में दिन रात लगी थी, वहीं इन सब में कोई कसमकस में था तो वह अद्वैत था। उसे इस पार्टी में आयु को लाना था और पूरे मीडिया में बताना था कि वो अकेला नहीं है। उसका बेटा, उसका परिवार उसके साथ है। बस काश कोई चमत्कार हो जाए और पापा भी किसी मिरेकल की तरह उसे अचानक ही मिल जाएं। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, बस उस दिन वो अद्विका को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रख देगा। दिल को हैरानी हुई कि आज अद्वैत अपने आप से अद्विका के बारे में सोच रहा था, वरना यह काम तो वो करता और करवाता आया था। खैर, देर से ही सही हो, बस सब सही तो हो। अद्वैत अद्विका के ख्याल पर मुस्कुराया था। यह लड़की भी नहीं। तभी अचानक नज़र फोन गैलरी में पड़ी, उन तस्वीरों पर गई जो आयु के बर्थडे पर खींची गई थी। कितनी प्यारी नज़र थी उसकी, जिस तरह वो उसे देख रही थी, शायद हमेशा से देखती थी। तभी हाथ फोन स्क्रीन पर नहीं, उस तस्वीर को छूने के मकसद से करीब पहुंचे। उसने जूम करके अद्विका को देखा। कितनी सादगी थी उसमें, मगर फिर भी कितनी खूबसूरत। अचानक अद्वैत के दिल ने उसे देखने की ठानी और उसे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने चल दिया। तब जाकर देखा वो दोनों तो अब तक फेसबुक फ्रेंड भी नहीं थे। वाकई क्या रिश्ता था दोनों का, जहाँ दोनों को ही सब पता था और अनजान भी दोनों ही थे। जहाँ खामोशियाँ थीं मगर उनके भी जुबान थी। जहाँ दोनों ही एक दूसरे से बचते थे मगर तलाश फिर भी दोनों को एक दूसरे की ही थी। जहाँ दोनों के ही दिल में एक दूसरे ने अपनी जगह बना ली थी, मगर ये एहसास अब भी अनकहा और ये रिश्ता बेनिजार का था। अद्वैत अस्थाना आम नहीं तो उसकी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी में आने वाले की ज़िंदगी आम कैसे हो सकती थी भला। वो शरारत से मुस्कुराया था और उसे रिक्वेस्ट भेज डाली। ओह गॉड, इट्स सो सिली। उसे अपनी हालत कॉलेज बॉय सी लग रही थी, जो अपनी क्रश को स्टॉक करता हो और फिर डरता हुआ उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हो। खैर, जो भी था, उसे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी दोबारा डर्रे पर आती दिख रही थी, जिसमें दो महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले इंसान अब भी अपनी कमी का एहसास हर रोज़ करवाते थे। उसने फ़ोन गैलरी में आयु और पापा की तस्वीरें देखनी शुरू कर दीं। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू, पापा एंड आयु, कहकर उसने फ़ोन को चूम लिया। इस पर कोई बात नहीं, मुझे यकीन है और ये फीलिंग दिल से आ रही है कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा और हमारी हैप्पी फैमिली साथ होगी। उसने खुद को पक्के वादे के साथ कहा और फिर फ़ोन उठाकर अपनी तलाश जारी रखी। उसने अपने डैड का पता लगाने और नताशा के हर नेक्स्ट मूव के लिए अपने सोर्स छोड़ रखे थे, जिससे वो हर दिन कांटेक्ट करता था, इसी आस में कि आज तो कुछ खबर लगे। वहीं पुणे में एक टैब पकड़े नताशा काफ़ी गुस्से से बिजनेस बर्ड की हेडलाइन पढ़ रही थी, जिसमें हर तरफ अद्वैत ही छाया हुआ था। उसकी पर्सनल लाइफ, उसका नया प्रोजेक्ट, उसकी नई ग्रैंड ओपनिंग, वो किसी सितारे की तरह बुलंदियों को छू रहा था। और अब नताशा को उसे छोड़ने का अफसोस महसूस हो रहा था, क्योंकि उससे अलग होकर उसे कुछ भी कहाँ हासिल हुआ था। ना उसका करियर बना, ना ही उसे आयु के जरिए अद्वैत की जायदाद का हिस्सा मिला। मिला तो उसका बेनता गुस्सा और सिर्फ नफरत के सिवा कुछ नहीं। उसने अब नई चाल सोची थी, क्यों ना अद्वैत की जिंदगी में फिर से दाखिल हुआ जाए। उसने शैतानी हंसी के साथ किसी को फोन मिला दिया था। पार्टी की तैयारियां जोरों पर थी, जहां रितेश और सुहाना की प्रेम कहानी अब कुछ कुछ आगे बढ़ने लगी थी। जब वो प्रिपरेशन के लिए ऑफिस आ जाया करती थी, यूं ही दिन पंख लगाकर उड़ रहे थे और हफ्ते का वो संडे भी आ गया था। आज अद्वैत का जन्मदिन था। घड़ी के 12 बजने के साथ ही उसे बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था, मगर फिर भी उसे उसी का इंतजार था जिसे अभी कुछ रोज पहले ही इस बारे में खबर हुई थी। यही होता है, हमारी लाइफ का कोई भी खास दिन तब तक आम ही रहता है जब तक हमारा कोई खास हमें उसकी बधाई देकर उसे आम से खास ना बना दे। अद्वैत का भी यही हाल था। उसने इस बेसब्री से आज तक किसी का इंतजार नहीं किया था जिस तरह अद्विका के विशेष का कर रहा था। खुद को मसरूफ करने के लिए 2-3 क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर ली। फिर काम से परेशान होकर कब उसकी आंख लगी पता नहीं चला। रात के 1 बजे तक उसने फ़ोन को सीने से लगाए रखा था। फिर पता नहीं कब उसे नींद आ गई, पर अचानक ही 1:55 को उसका फ़ोन बजा। वो गहरी नींद में होते हुए भी पहली रिंग पर फ़ोन उठाने में कामयाब हुआ था। खुशी का हर लम्हा नसीब हो आपको, हर भला हर दुख का
दूर दूर तक भी पता ना हो आपको। इस साल आपके हर दिल अजीज शख्स मिले आपको। साल के खूबसूरत दिन की बधाई हो आपको। फोन उठाते ही अद्विका ने खूबसूरत सी आवाज में कुछ खूबसूरत सी लाइंस कही थी। हालांकि जल्दीबाजी में वो इतनी अच्छी शायरी नहीं कह पाई थी, मगर फिर भी उसे अद्विका के अंदाज में सुनकर अद्वैत के कानों के साथ दिल भी तृप्त हो गया था, क्योंकि उसे इतनी खास तरह से विश किया था कि उसने अंदाजा नहीं लगाया था। हूँ इतना लेट? दिल की गहराइयों से खुश था, मगर दिमाग ने फिर भी एतराज जताया कि उसने 12 बजे कॉल क्यों नहीं किया। शिशु स्वास्थ्य हॉस्पिटल, मुंबई, रूम नंबर 61, रात के 1:55, 23 सेकंड, डेट ट्यूसडे। अद्विका ने सब रटी रटाई आवाज में कहा। ओ तेरी, कितनी तेज है ये लड़की, और कितनी फिल्मी। अद्विका की जानकारी सुनते ही अद्वैत के होश फाख्ता हो चुके थे। वाकई वो सबसे जुदा थी, तो उसका अंदाज भी किसी से मेल कैसे खा सकता था। हमें खबर नहीं थी कि कोई हमारी खबर इस कदर भी रखता है। वो निधि सी आवाज में मदहोश होता हुआ बोला। हाँ, गूगल और रितेश सर कम काम आते, इतना काफी है, या नर्स और डॉक्टर के भी नाम बताऊं? अदुका खुलकर हंसी थी। अदुका, मुझे तुम्हें गले लगाने को दिल कर रहा है। अगले ही पल उसकी ख्वाहिश को लफ्ज मिल गए। तो लगा लीजिए, वो भी फौरन बोली। कहाँ, कैसे? वो हैरान था। आपकी बालकनी, अदुका ने कहा और फोन काट दिया। वो बेयकीनी से इधर उधर देखने लगा और अंधेरे कमरे में सारी लाइट्स ऑन करके सीधा उसी तरफ भागा, जैसे 100% यकीन से वो वहीं खड़ी मिलेगी। पर वहां तो कोई नहीं था, रात की सर्द हवा और सन्नाटे के सिवा। तभी उसका फोन दोबारा बजा। इतनी बेचैनी भी काम की नहीं मिस्टर अद्वैत, उसने सर्द आवाज में कहा। तो अद्वैत वहीं बालकनी की रेलिंग से टेक लगाए खड़ा हो गया। फिर गहरी सांस लेकर बोला, ख्वाब हो या हकीकत हो, पर अब तुम दिल की जरूरत हो। अद्वैत ने खड़े खड़े ही अद्विका के लिए कविता लिख डाली थी, जिसकी लाइंस भले ही लय में नहीं थी, मगर उसके धड़कते दिल की धड़कनें जरूर एक ही लय में आकर धड़कने लगी थी। दूसरी तरफ अद्विका भी बेयकीनी से अद्वैत की आवाज में, उसके अल्फाज में, उसके अंदाज में और आखिर में उसके छिपे से खुले प्रस्ताव में अपने होश खो बैठी थी। अद्विका फोन पकड़े ख्वाबों की दुनिया में सैर करने लगी थी, जहां उसे अद्वैत अपना ही लगा था। क्या अद्वैत के अल्फाज उसके दिल से निकले थे, या वो शायरी में उसे साथ ही कह रहा था? कैसी लगी? अद्वैत ने लंबी खामोशी के बाद पूछा। ये आपने? जी, ये सब सुनता हूँ तो थोड़ा बहुत। ये थोड़ा था? हाँ, अद्वैत अस्थाना का हर एहसास, जज्बात और अल्फाज अभी तुमने थोड़ा ही देखा है। पूरा देख लोगी उस दिन। उस दिन भगवान जाने। अच्छा ठीक है, मुझे नींद आ रही है। सच? नींद उड़ाने वाली बातों के बाद तुम्हें आ जाएगी नींद? हाँ, आप भी सो जाइए। तुम भूलना मत, वो उसे याद दिलाता हुआ बोला। क्या? तुम्हारा कल का दिन मेरा। गुड नाइट, कहकर उसने फोन रख दिया था। अद्वैत भी सीने पर फोन रखकर सोने की कोशिश करने लगा। वहीं अद्विका का दिल बस में नहीं था। रह रहकर उसका ख्याल उसकी शायरी पर जा रहा था, खास तौर से उसकी आखिरी लाइन पर, तू मेरे संग हो। फर्ज कर ही लो मिस अद्विका खन्ना, दिल ने गुदगुदाहट की। क्या? उसने सिमटते हुए खुद से पूछा। यह प्रपोजल जब अपना मूर्त रूप ले लेगा, तब तुम्हारा जवाब क्या होगा? जवाब? मुझे पता नहीं मेरा हाल क्या होगा। वो सोच भी नहीं पा रही थी। मतलब जो बंदा खुद इमेजिन से परे है, वो ये कहे तो मतलब? अद्वैत ने सीधा न कहकर वैसे कह ही दिया है। नहीं, वो मेरा टेस्ट ले रहे थे कि मेरा रिएक्शन क्या होगा, तभी शायरी की बात करने लगे। अगर सीरियस होते तो बिना जवाब जाने फोन नहीं रखते। अड़ियल अस्थाना, वो उसे अब जानने लगी थी। फिर भी जवाब सोच लो, इश्क की हवा बहने लगी है। दिल ने इतला किया। नहीं, जब ये मोहब्बत में बदलेगी तब इजार माना जाएगा। इसमें अभी वक्त है। दिल दिमाग खुद इश्क मोहब्बत के बीच के अंतर सुलझाने में उलझ गए और अद्विका अद्वैत की पिक्स स्क्रॉल करती हुई सो गई। अगला सवेरा नई ताजगी लाया था, नए एहसासों की आजमाइश लाया था। सुहाना ने जब उसके मुंह से चादर खींची तो वो ऊँघती हुई अपने आप में सिमट गई और फुसफुसाई, हैप्पी बर्थडे। आहा, मतलब क्या ही बोले। अद्वैत अस्थाना जादू टोना भी जानता है। वो उसके कानों के पास जाकर बोली।
अब अद्विका नींद और ख्वाब से जागी थी। यार क्या है, तू भी ना। वो खुद को ठीक करने लगी। हाँ भाई, हम भी ना। क्यों हैं हम? वो अपने सिर पर हाथ रखकर बोली। बस कर नौटंकी। संजना चाय की प्लेट रखती हुई बोली। हाँ भाई, एंजॉय करें आप दोनों अपने अपने फेस को। हम तो ठहरे, नाटक मत कर। रितेश सर आंखें और सांसें बिछाए बैठे हैं तेरे इंतजार में। क्यों तड़फा रही है? अद्विका फिलो फिलो में बोल गई। क्या? कब? कहाँ? संजना पूरी तरह अनजान थी। अब फंसने की बारी सुहाना की थी। मैं पोहे लेकर आती हूँ, वो उठती हुई बोली। तू इस सवाल का जवाब लेकर आ। मतलब आ। उसने हाथ खींचकर बैठा लिया। सुहाना अद्विका को घूर कर देखने लगी, जो अपने कंबल समेटने के बाद अपने खुले बाल समेट रही थी और इशारों से उसके मजे ले रही थी। सुहाना यार, बड़ी बहन की तरह टॉर्चर मत करो तुम दोनों। है टॉर्चर? हम हैं। दोनों ही एक पार्टी में शामिल हो गई थी। अब सुहाना के पास दूसरा विकल्प नहीं था, तो वह सिर झुकाकर सारी बात बताने लगी थी। जबकि अद्विका तो जानती थी, पर उसने रितेश का इतना प्यारा इजहार का तरीका नहीं देखा था। वो ठोड़ी पर हाथ रखे यूं ही सुन रही थी। कितना खूबसूरत एहसास है ये, उसने बुदबुदाया। कुछ कहा? संजना बोली। नहीं, मैं कह रही थी कि कितना अच्छा बंदा खुद चलकर आया है और तू नखरे कर रही है। अद्विका, मैं रितेश से सिर्फ 2-3 बार मिली हूँ। हालांकि बहुत सुलझा हुआ है, पर मुझे उससे उस तरह से मिलना होगा। संजना बोली। हाँ, तो कौन सी मुश्किल बात है, चलो ऑफिस। अद्विका ने सुझाया। नहीं, किसी शांत जगह। दोनों आपस में बात कर रही थी। ओह हेलो, मैं भी हूँ, मुझसे भी पूछो कि मैं तैयार हूँ या नहीं। सुहाना दोनों के बीच में जाकर बैठ गई। क्या पूछे मैडम, बोलो। वो दबंग लड़की जो कॉलेज में वैलेंटाइन वीक पर कोई लड़का फूल या पत्ता भी लेकर पास से निकल जाए तो उसे थप्पड़ रसीद कर दे। वो बंदी रितेश सर के खुले प्रपोजल पर कुछ नहीं बोली। तो अब और जानना पूछना क्या है? हाँ, वो मैं उसकी चोरी पकड़ी गई थी। उसके साथ ही संजना अद्विका हाई फाई करके खुलकर मुस्कुराई थी। सुहाना अपना चेहरा छुपाते हुई कमरे से बाहर निकल गई। उधर ऑफिस में दाखिल होते ही सारा ऑफिस डेकोरेट था कि अब सबको अद्वैत का बदलता मिजाज मालूम था। सारा तामझाम अद्विका रात भर में करके गई थी और अभी जब उसे सामने मौजूद होना था, वो नदारत थी। ऑफिस में दाखिल होते हुए अद्वैत डार्क कॉफी कलर के फॉर्मल सूट में आज वो कहर बरपा रहा था। शानदार अंदाज में चलता हुआ और अपने स्पेक्स बाहर निकालता हुआ उसका अंदाज दिल फरेब था। आज पहली दफा वो खूबसूरत सी स्माइल के साथ दाखिल हुआ था, क्योंकि रात से ही उसका दिन बन चुका था। आज कोई गुस्सा, कोई सिकन, कोई अकड़ एटीट्यूड से वो अपना मूड नहीं बिगाड़ना चाहता था। हैप्पी बर्थडे सर, मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर। उसके आते ही सभी गिफ्ट्स बुके लिए उसे विश करने लगे। लड़कियां तो उसे छूने के बहाने ही फ्लावर्स लाई थी। जो हाथ फाइल्स देने के बहाने नहीं छुए गए, वो आज टच हो जाए तो अद्वैत के दिन पर उनका भी दिन बन जाए। अद्वैत अधिका को तलाशती नजरों से बढ़ता हुआ इस ख्याल से परे था कि लड़कियां क्या चाह रही हैं। वो उन पर मेहरबान था। तभी पीछे से आता हुआ रितेश अद्वैत के गले मिलकर बोला। अद्विका नाम की खुशी मिल जाए बस। वो उसके कानों के पास जाकर बोला। अद्वैत हैरानी से उसे देखने लगा। हाँ, चेहरे पर लिखा है। अद्वैत बालों में हाथ फेरता हुआ इधर उधर देखकर खुद को अपने पुराने अंदाज में लाने की कोशिश कर ही रहा था कि रितेश बोला। वैसे ये वाले अद्वैत सर सबको पसंद है। नहीं, मुझे सबकी पसंद नहीं बनना, वो सख्त होकर बोला और रितेश ने आंखें चढ़ाते हुए ही कहा। ये बंदा नहीं बदल सकता। अद्वैत सबको थैंक्स करता हुआ केबिन में घुसा और अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए अद्विका के बारे में ही सोच रहा था। है कहाँ वो? सर, सुहाना की तबीयत खराब हो गई है तो अद्विका लीव पर है। मुझे भी जाना है। तो क्या मैं? अगले ही पल रितेश आया। क्या हुआ उसे? आई डोंट नो। अभी अद्विका ने मैसेज डाला था। ओके, तुम जाओ, अद्विका से बात करवा देना अगर वो चाहे तो। वो मेमन से बोला। सर, ऐसा मत सोचिए। कई बार चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। हाँ, मेरे साथ हर बार ही नहीं होती। खैर, तुम जाओ और कांटेक्ट में रहना। तो लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बोला। ओके सर। वो चला गया। पर अद्वैत का मन खराब हो गया। आज पहली बार कितने मन से ऑफिस आया था। पर खैर, वो इतना स्वार्थी भी नहीं था कि किसी की तबीयत के लिए उसे कोसे। पर फिर भी अफसोस तो था
कि उसके साथ ही क्यों। खैर, उसे अब शाम तक इंतजार करना होगा, क्योंकि दिन ना सही शाम पे उसी का हक होगा। वो रोहन को बुलाकर काम पे लग गया, क्योंकि परसों ही पार्टी होनी थी। वो चाहता तो आज बर्थडे पर ही पार्टी ऑर्गेनाइज करता, मगर अपना खास दिन वो सिर्फ अद्विका के साथ ही बिताना चाहता था। जैसे तैसे शाम हो गई थी। अद्वैत फोन चेक करता रहा, मगर अद्विका का फोन नहीं आया था। हाँ, रितेश ने जरूर बात कर ली थी और ये बता भी दिया था कि अद्विका सुहाना के साथ ही रुकेगी, क्योंकि संजना को किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। अद्वैत कुछ नहीं बोला। शाम के 5:30 बजे अद्विका का वॉइस नोट आया। आज शाम जहां आप कहें। बस अद्वैत को क्या चाहिए था, वो खुश होकर उठा और सारी मीटिंग, सारी बातें सब एक तरफ करके रेस्तरां में फोन घुमाया। सीधा अपने घर जाकर चेंज करने लगा। जैसे आज क्या ही पहने, क्या करे। वो सारे वार्डरोब को तलाशने लगा। उसका सारा कलेक्शन जैसे फीका सा लग रहा था। सारे कपड़े उसे पुराने नजर आ रहे थे। फिर आखिर में नजर सफेद शर्ट पर पड़ी, जो था बहुत सादा मगर ताजगी पहुंचाने वाला। वो जल्दी तैयार हुआ, हाथ में घड़ी पहनते हुए आईने में जब खुद को देखा तो आज एक स्माइल भी अपने साथ लेता चला गया, क्योंकि वो आजकल मुस्कुराता हुआ हसीन लगता था। ये भी कभी अद्विका के ही अल्फाज थे। नीचे उतरा तो सर्वेंट स्टाफ को बोनस के तौर पर एक एक पार्सल दे दिया। सब अद्वैत को इस रूप में देखकर खुश थे। महेश काका को सुकून मिला था उसे यूं देखकर, क्योंकि अद्वैत के पापा के जाने के बाद आज ही वो इतना शांत और खुश लग रहा था। वो भी अद्विका को दुआएं दे रहे थे। आखिर में वो सांसें थामे हॉस्टल निकला, पर संजना ने बताया कि अद्विका तो निकल चुकी है। वो कैसे भी करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए बिना गुस्सा किए चला गया। इत्तेफाक से अद्विका भी पहले से ही सोहम से मिलने उसी रेस्टोरेंट आई थी जिसमें अद्वैत उसे लाने वाला था। वो खुले बाल के दुपट्टा एक तरफ लगाए उसकी तरफ पीठ किए बैठी थी, पर फिर भी अद्वैत नजरों से ही उसे भाप गया था कि अद्विका ही है। सामने किसी लड़के को बैठा देखकर उसे यह बात जमी नहीं। वो भी उसी के जस्ट पीछे कुर्सी लगाकर बैठ गया और दोनों को गौर से देखने लगा। वो उसे जानता नहीं था, ना ही उसे पहले कभी देखा था, पर फिर भी अपने मन में एक ही नाम दोहराया, सोहम। उसका ध्यान सोहम की बात ने तब खींचा जब वो अद्विका के हाथ की तरफ अपना हाथ करके बोला, बाय द वे, आई एम स्टिल सिंगल। अब अद्वैत को अद्विका के जवाब का इंतजार था। उसने गर्दन मोड़ ली। तभी अद्विका बोली, सोहम, वी आर फ्रेंड्स। इनफैक्ट बहुत अच्छे हो तुम। तभी मेरे एक कॉल पर यहाँ तक आ गए। पर 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 वो मुझे प्यार करती है, स्टूपिड। वह दिल ही दिल में जवाब के साथ चिल्लाया और टेबल पर रखा टिश्यू मरोड़ने लगा। लुक सोहम, मेरी लाइफ में कोई है जो बहुत खास है, और आज उनका जन्मदिन है। अद्विका नपे तुले शब्दों में बोली। अद्वैत को इसके बाद का जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो खास है उसके लिए। ओह ओके, बट यू नो आई एम जस्ट किडिंग। वो बेमन से मुस्कुराया। तब तक अद्विका उसे बाद में कॉल करने का कहकर उठने लगी। सोहम भी उसी के साथ उठा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे थैंक्स, बट मैं थोड़ा रुक कर जाऊंगी, अद्विका ने कहा। तब तक सोहम ने उसकी तरफ गले मिलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर झिझकते हुए अपना हाथ यूं ही आगे किया और बोला, नाइस टू मीट यू। मीट टू। अद्विका अगले पल उसके गले मिल गई। सोहम के साथ साथ अद्वैत भी भौचक्का रह गया। उसे पता नहीं चला वेटर की रखी गई वाइन की गिलास वो पल भर में पी गया था। उसने कुर्सी घुमा ली और सोहम को बारीकी से देखने लगा। बहुत हैंडसम था वो। ग्रे कलर के शर्ट में ठीक ठाक ही लग रहा था। खास बात यह थी कि बात करता हुआ बहुत हंसता था। तभी शायद अद्विका उसे पसंद करती थी। कहाँ करती थी, बोली तो सही अभी। वो दिल ने पैरवी की। वो चुपचाप बैठा ही था कि अद्विका दूसरे ही पल उसके सामने की कुर्सी पर आकर बैठ गई। जाते हुए सोहम ने अद्वैत को देख लिया था, फिर कुछ कहे बिना ही किसी से बात करता हुआ निकल गया। तुम? वो उसके अचानक सामने बैठने से हचकचा गया। हाँ, पर अद्विका दिन भर के बाद उसकी सूरत देखकर ही खुश हो ली। उसे पता लग चुका था कि वो उसी के पीछे बैठा था। तुम्हें पता था मैं यही हूँ? हाँ, और यह भी कि आप हमें सुन रहे हैं। अच्छा, तभी झूठ बोला उसको। कैसा झूठ? मान लेती अपने सोहन के प्रपोजल को। वो नाराजगी जताते हुए बोला, सर वो सिर्फ मेरा दोस्त है। खैर, मुझे पता था आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा, तभी आपके लिए नींबू पानी भी मंगवाया। वो उसकी गिलास की तरफ इशारा करते हुए बोली,
व्हाट? पर मैंने तो। वो देखता रह गया। वो सोच में इतना गुम था कि उसे नींबू पानी का टेस्ट कड़वी वाइन की तरह लगा। आपको इतना तो जानने लगी हूँ, वो उसकी आंखों में झांक कर बोली। अद्वैत आसानी से कहाँ मानने वाला था। आखिर उसका पूरा दिन उसके इंतजार में ही निकला था, और शाम को मिली तो भी उस शख्स के साथ जिसका नाम सुनना भी उसे पसंद नहीं था। हूँ, सोहन, कहकर वो उठ गया और बाथरूम एरिया में चला गया। अद्विका भी उसके पीछे आ गई और जेंट्स बाथरूम में चली गई। वो अपनी गलती पर गौर करती हुई वापस जाती, उससे पहले अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ा और आईने के सामने खड़ा करते हुए बोला, वो मुझसे ज्यादा हैंडसम है? हाँ, देखा ना आपने? वो बेबाकी से बोली। यस आई सी। और मैं तो तुम्हें हैंडसम भी नहीं लगता। उसने उसे अपने और करीब करके बोला। अब अद्विका उलझ गई थी। तभी उसने उसका शर्ट का कॉलर अपनी ओर किया और अदा से बोली, होगा वो हैंडसम, आप तो हसीन है, और आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत? हसीन? वो भौहें चढ़ाकर बोला। हाँ, लड़के खूबसूरत या हसीन नहीं लगते मैडम, सिर्फ स्मार्ट या हैंडसम होते हैं। किसने कहा? खूबसूरती शब्द का कोई जेंडर थोड़ी होता है। यह बस एक तारीफ है जो किसी भी शख्स के लिए की जा सकती है। तो मैं कह सकती हूँ कि आप खूबसूरत हैं, तुमसे ज्यादा नहीं। उसने आंखों में ही कहा। सच? हाँ। मैंने कभी तुम्हारी तारीफ नहीं की, मगर मगर कुछ नहीं, अभी भी नहीं करूँगा। वो कहकर बाहर आ चुका था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।